ओके, स्टार्ट करते हैं। एनपीए 25/5/2026। पहला क्वेश्चन है, मलेरिया के परजीवी के खोजकर्ता रोनाल्ड रॉस, जिन्हें वर्ष 1902 में चिकित्सा का पहला नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था, वो राज्य के किस जिले से संबंधित थे? अल्मोड़ा से संबंधित है। रोनाल्ड रॉस के संबंध में एक एक पॉइंट जल्दी जल्दी बोलेंगे। रोनाल्ड रॉस का जन्म अल्मोड़ा में हुआ था। रोनाल्ड रॉस का जो घर है उसका नाम है थॉमसन हाउस। और बताइए, थॉमसन हाउस घर का नाम है। उस घर में आकर रुके थे स्वामी विवेकानंद। 1997 की बात, 1897 की बात है। स्वामी विवेकानंद थॉमसन हाउस में आके रुके थे और वहीं पे से जो मद्रास में उन्होंने शुरू किया था प्रबुद्ध भारत पत्रिका, उस पत्रिका को संपादित करने का उत्तराखंड में काम किया अल्मोड़ा से। इसमें उनका सहयोग किसने किया, किसने संपादित की थी वहां पे? अय्यर नाम का आदमी था कोई। हाँ, डी आर राजा अय्यर, बी आर राजा अय्यर, उन्होंने संपादित किया था अल्मोड़ा से। उसके बाद मायावती से संपादित होने लग गया था ये, और इसका नाम, इसको संपादित किया था हर्षदेव ओली ने। ठीक है, कुमाऊं का शेर कहते हैं उसे, मुसोलिनी, हर्षदेव ओली। तो नोबेल पुरस्कार प्राप्त करता नाम था रोनाल्ड रॉस। रोनाल्ड रॉस ने एक और बीमारी के विरोध में काम किया था, मतलब हैजा महामारी फैली थी। कहां फैली थी ये? बेंगलोर, कर्नाटक में हैजा महामारी फैली थी वर्ष 1895 के समय में। उसके लिए भी, उसके उन्मूलन के लिए भी बहुत प्रयास किया था। इसी समय पे हम रैंड आयस वाली कहानी भी पढ़ते हैं, पूना में प्लेग फैला था करके, है ना। वो भी इस दौर में, मतलब कई महामारियां फैलने लगी हैं भारत में 1895 से 97, 98, 1900 ईस्वी के आसपास तक। तो रोनाल्ड रॉस को याद रख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट आदमी है। और कोई पॉइंट इनके बारे में? रोनाल्ड रॉस, हाँ बोल दिया, ये तो पहला ही पॉइंट तो बोला। और बताइए। 1857 सिकंदराबाद में मादा एनाफिलीज मच्छर के, हाँ 1857 में तो इनका जन्म हुआ था। 1857 में जन्म हुआ था इनका, लेकिन ये मादा एनाफिलीज को खोजा कब था इन्होंने, ये डेट भी लिखाई गई है, लिखी है ये आपने। ये ज्यादा पुरानी बात नहीं है, 1885 के आसपास इन्होंने खोज दिया था मादा एनाफिलीज का, जो ये बात की थी हमने। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, परजीवी की खोज। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में ब्रिक में कुल कितने सदस्य शामिल हैं? 11 सदस्य हैं। एक बार नाम बोलेंगे। ब्रिक सबसे पहले ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना। 2010 में जुड़ा साउथ अफ्रीका, ठीक है, 2010 में जुड़ा साउथ अफ्रीका। उसके बाद अभी 11 मेंबर हो चुके हैं, तो 5 तो ये हो गए। इसके बाद अलग से मिस्र हो गया, सऊदी अरब हो गया, इथियोपिया हो गया, इंडोनेशिया है, ईरान है और यूएई। ये इसके 11 मेंबर है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। ब्रिक्स की समिट इस बार सितंबर के महीने में होनी है भारत में। ब्रिक्स 2001 में शब्द कॉइन किया था जिम ओ'नील ने। 2006 में इसकी स्थापना आधिकारिक और अनाधिकारिक दोनों रूप से हुई थी। आधिकारिक रूप से कहां गठित किया गया है? अनाधिकारिक रूप से, आधिकारिक अनाधिकारिक रूप से यही गठित हुआ ना ब्रिक। हाँ, रूस के सेंट पीटर्सबर्ग में इसे अनाधिकारिक रूप से गठित किया गया। उसी वर्ष 2006 में आधिकारिक रूप से न्यूयॉर्क में गठित किया गया। लिखा था ना, न्यूयॉर्क में गठित किया गया। किन लोगों ने किया ये? जो आसियान के कंट्रीज हैं, उभरती हुई अर्थव्यवस्थाएं हैं जो एशियाई क्षेत्र की, उनके द्वारा स्टैब्लिश किया गया, ताकि पश्चिमी संगठनों जैसे वर्ल्ड बैंक, आईएमएफ, इनका मुकाबला किया जा सके। सारे के सारे हेडक्वार्टर्स आपको न्यूयॉर्क डीसी में ही मिलेंगे। तो पूर्वी क्षेत्र में ऐसा कोई पावरफुल संगठन नहीं है। तो किसके बढ़ते प्रभुत्व को, पश्चिम के बढ़ते प्रभुत्व को संतुलित करने के लिए स्टैब्लिश किया गया ब्रिक्स। और इसका फिर बैंक भी बनाया गया 2014 में, ब्रिक्स बैंक, जिसको न्यू डेवलपमेंट बैंक भी कहा जाता है। इसका हेडक्वार्टर है शंघाई, चीन में इसका हेडक्वार्टर है। हर साल इसकी बैठक होती है और अल्टरनेट सदस्य इसके बैठक किया करते हैं। और बताइए कोई पॉइंट। पहली बैठक जो हुई थी 2000, बहुत बढ़िया, 2009 में इसकी सबसे पहली बैठक हुई थी याकटेनबर्ग, रूस का। और वो स्थापना कहां हुई थी फिर इसकी? 2006 में ना, उस आधिकारिक स्थापना है न्यूयॉर्क। उससे पहले सेंट पीटर्सबर्ग, अच्छा, सेंट पीटर्सबर्ग में स्थापना हुई है 2009 में, जो है यकटेनबर्ग में पहली बैठक हुई है। भारत ने भी इसकी बैठकें की हैं, जैसे वर्ष 2012 में बैठक की नई दिल्ली में, 2016 में की गोवा में, 2021 की बैठक हुई थी, वर्चुअल मीटिंग थी, और इस बार अब फिर से 2026 में ये बैठक कर रहा है। तो किस किस वर्ष भारत ने ब्रिक की बैठकें की? और बताइए, और कोई पॉइंट ब्रिक के बारे में। 2014 में छठवां ब्रिक्स सम्मेलन फोर्टालेजा, हाँ, फोर्टालेजा कन्वेंशन, फोर्टालेजा जो घोषणा पत्र था, फोर्टालेजा घोषणा पत्र के तहत ही ब्रिक बैंक की स्थापना हुई है, फोर्टालेजा। और जल्दी 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 जल्दी,
इसमें वीटो पावर का कॉन्सेप्ट नहीं है इसमें, बहुत बढ़िया। इसमें वीटो पावर का कॉन्सेप्ट नहीं है, जैसे यूनाइटेड नेशंस में वीटो पावर होती है, लेकिन इसमें यह है जिसका जितना अधिक शेयर होगा, जैसे चाइना का सबसे ज्यादा शेयर है ब्रिक के अंदर, तो जिसका जितना अधिक शेयर होगा उसका प्रभुत्व उतना ज्यादा होगा इसमें। तो चाइना का शेयर सबसे ज्यादा 39% शेयर है इसमें, तो उसकी 39% उसकी सुनी जाएगी, मतलब। हाँ, और एजेंडा के अंतर्गत इसमें 4-5 हाँ, बिंदु आते हाँ। हैं। जैसे पहला है अंतर्राष्ट्रीय। अच्छा, इसके एजेंडा क्या है, क्या काम करना है ब्रिक्स बैंक ने? हाँ, ब्रिक्स ने, हाँ। पहला है अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद। आतंकवाद के विरोध में काम करेगी ये संस्था। दूसरा, अंतर्राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन पे काम करेगी। खाद्य सुरक्षा पे काम करेगी। अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक एवं वित्तीय स्थिति। हाँ, आर्थिक स्थिति और वित्तीय स्थिति को सुदृढ़ करेगी, मतलब एशियाई क्षेत्र में। तो ये कुछ कुछ काम आपको लग नहीं रहे कि ये यूनाइटेड नेशंस, वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ जैसी स्थिति बना रहे हैं, इसीलिए इसको स्टैब्लिश किया गया। ये काम है इनके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान में प्रवाहित होने वाली नदी का क्या नाम है? पलेन नदी है कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। जल्दी से, स्पीड। 1936 में स्थापना। हैली नेशनल पार्क के नाम से 1936 में स्थापना। 1951 में रामगंगा नेशनल पार्क के नाम से 1951 में रामगंगा नेशनल पार्क। नेक्स्ट 1973 में बाघ सरना। 1957 में, सबसे पहले लाइन से बोलिए ना, 1957 में इसका नाम कॉर्बेट नेशनल पार्क किया गया। 1973 में इसको बाघ परियोजना के अंतर्गत देश का सबसे पहला टाइगर रिजर्व घोषित किया गया। 520 किलोमीटर स्क्वायर इसका क्षेत्रफल है। पलेन नदी इसके बीचों बीच बहती है। इसका प्रवेश द्वार ढिकाला है। हेडक्वार्टर रामनगर में है। कालागढ़ बांध पश्चिमी रामगंगा नदी पर इसके समीप में ही पौड़ी में कालागढ़ बांध है। बीचों बीच पाटली दून नामक स्थल है। नैनीताल और पौड़ी में विस्तृत है। नैनीताल और पौड़ी में विस्तृत है। इसके अलावा बिजरानी इसका एक जोन है, और बिजरानी जोन है। हाँ, और जिम कॉर्बेट की जो रचना है टेम्पल टाइगर, मैनीटर ऑफ कुमाऊं, मैनीटर ऑफ रुद्रप्रयाग, ट्री टॉप, माई इंडिया, लास्ट बुक, ये सभी रचनाएं जिम कॉर्बेट की हैं। 2013 में टाइगर प्रोटेक्शन। बहुत बढ़िया। टाइगर प्रोटेक्शन टास्क फोर्स की स्थापना होती है 2013 में। उससे पहले वर्ष 2006 के समय पे राष्ट्रीय बाघ प्राधिकरण बन जाता है। तो राष्ट्रीय बाघ प्राधिकरण 2006 में बना। 2013 में टाइगर प्रोटेक्शन टास्क फोर्स का गठन किया गया, और सब ये वन और पर्यावरण मंत्रालय के अधीन आएगा ये सब। हाँ, कॉर्बेट फॉल और कॉर्बेट संग्रहालय। बहुत बढ़िया। कॉर्बेट फॉल कहाँ स्थित है? यहीं रामनगर में स्थित है। कॉर्बेट संग्रहालय भी यहीं पे स्थित है। बहुत बढ़िया, वेरी नाइस। और कोई पॉइंट रहा? चलिए, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन नंबर 4। सल्ट कांग्रेस का मुख्यालय कहाँ स्थापित था? कुमाड़ में। सल्ट कांग्रेस की घटना कब हुई? सल्ट की घटना कब हुई? हाँ, कोई भी बताइए। सल्ट की घटना 5 सितंबर 1942। देघाट आंदोलन कब हुआ? देघाट में भी हुआ था ना। सल्ट कांग्रेस का मुख्यालय कुमाड़ में था। अच्छा, सल्ट क्यों कहा? सल्ट को बारदोली कहा था ना, महात्मा गांधी ने इसको बारदोली की संज्ञा दी थी। कुमाऊं का बारदोली कहा था सल्ट को। सल्ट की घटना में कौन कौन शहीद हुए थे? गंगाराम, खीमादेव, चूड़ामणि, बहादुर सिंह, ये लोग शहीद हो गए थे। और बताइए इसी के कंटेक्स्ट में कुछ कुछ बातें बताते रहिए, जल्दी जल्दी करिए, टाइम नहीं है इतना। सल्ट कांग्रेस और कुमाड़, सल्ट की घटना, 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन। कुछ नहीं पढ़ के आए हो तुम। भारत छोड़ो आंदोलन में उत्तराखंड की क्या प्रमुखता रही थी? हाँ, बताइए। सालम की क्रांति एक इंपॉर्टेंट है ना। सालम का शेर हम कहते हैं राम सिंह आजाद को, सालम का भगत सिंह कहते हैं प्रताप सिंह बोरा को। और सालम की घटना कब हुई थी बताओ? 25 अगस्त 1942 को सालम की घटना हुई थी। जैसे यहाँ पे हुई थी ये सल्ट की घटना, वैसे सालम में भी हुई थी। सालम में कोई शहीद हुआ था? जल्दी बताओ। दुर्गादत्त पांडे देशभक्त रहे थे। राम सिंह आजाद, रेवादर पांडे, प्रताप सिंह बोरा, टीका सिंह। हाँ, टीका सिंह, ये लोग थे इसमें प्रमुख क्रांतिकारी। और 18 अगस्त 1942 देघाट में पुलिस द्वारा जनता पर गोली। हाँ, देघाट में कब गोली चलाई गई? 18 अगस्त 1942 को देघाट में गोली चलाई गई, 18 अगस्त। और ये इसमें सालम में 25 अगस्त। हाँ, 25 अगस्त। हाँ, 25 अगस्त 1942 सालम में। और सालम का सेरा बता दिया, जो बता दिया वही 10-10 बार बोलो अब तुम। और बताओ कुछ नया। डिप्टी कलेक्टर में मेहरबान सिंह के नेतृत्व में हाँ, कहाँ सालम में हुआ था ना ये। अच्छा, डिप्टी कमिश्नर था। जैसे जॉनसन ने गोली चलाने के आदेश दिए थे यहाँ पे, जॉनसन ही था ना उसका नाम, जब सल्ट की घटना।
सल्ट की घटना में जॉनसन ने आदेश दिए थे, लेकिन मेहरबान सिंह जब गया सालम में तो उसके ऊपर पथराव कर दिया, वहां के लोगों ने पथराव किया तो वो दोबारा से सेना लेके गया और उसके बाद उसने वहां गोलियां चलवा दी। और इसमें शहीद कौन हुए? मेहरबान सिंह। यही हर जगह यही शहीद हो जाएंगे? एसडीएम जॉनसन वाले में तो यही तो जॉनसन में है ना, फिर ये उसमें थोड़ी है। जॉनसन ने सल्ट में किया था, ये है सालम की बात। एक चीज आप, ये कुछ चीजें इंपॉर्टेंट थी, जैसे कहां से किसने नेतृत्व किया था। एक हमने चमोली से देखा था, हमने क्या कहते हैं, अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा। एक ललिता प्रसाद नैथानी इंपॉर्टेंट है इस समय पे। ललिता प्रसाद नैथानी ने तो जब वो कैद हो गई थी उनको भक्त दर्शन को, तो उसके बाद उन्होंने कर्मभूमि का संपादन भी किया था। कर्मभूमि बहुत इंपॉर्टेंट पत्र है, आया हुआ है क्वेश्चन कि कर्मभूमि का संपादन किसने किया था? भक्त दर्शन, इतिहासकार है उत्तराखंड के प्रसिद्ध। और बताइए। और मदन मोहन उपाध्याय ने द्वाराहाट से नेतृत्व द्वाराहाट से मदन मोहन उपाध्याय ने नेतृत्व किया था। और डाडा मंडी से नेतृत्व डाडा मंडी, प्रथम व्यक्तिगत सत्याग्रह 1940 में डाडा मंडी में ही तो हुआ था, पौड़ी में। और यहां से किसने किया था? क्या क्या? उमराव सिंह रावत। उमराव सिंह रावत, इंपॉर्टेंट है भैया, उमराव सिंह रावत। उमराव सिंह रावत। एक अजीब सा नाम भी था, छवाण सिंह। चमोली से छवाण सिंह ने की। और चलिए अच्छे से इसे रिवाइज करिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। 1942 का कंटेक्स्ट और 1940 का व्यक्तिगत सत्याग्रह, जब गांधी जी ने पूरे देश भर में व्यक्तिगत सत्याग्रह चला। अच्छा, उत्तराखंड में गढ़वाल क्षेत्र में क्या हुआ ना, व्यक्तिगत सत्याग्रह को कुछ समय के लिए गांधी जी ने बंद करने के आदेश दे दिए थे। कारण क्या था? वहां पे चल रहा था डोला पालकी आंदोलन। तो डोला पालकी आंदोलन, उसको कुछ समय के लिए, 1-2 दिन के लिए रोका था गांधी जी ने। और उसके बाद फिर से वो डोला पालकी आंदोलन, गांधी जी ने कहा कि व्यक्तिगत सत्याग्रह बंद करो, कुछ समय डोला पालकी पे ध्यान दो। तो फिर से डोला पालकी आंदोलन बंद हुआ और फिर से जुड़ गए लोग गांधी जी के इस आंदोलन में, जो भारत छोड़ो आंदोलन के तहत ये चल रहा था। और कोई बात है? चलो आगे चलता हूं। क्वेश्चन नंबर 5, राज्य अंतर्गत किस एक धार्मिक स्थल का नाम जोलिंगकोंग है? आदि कैलाश। जल्दी जल्दी, आदि कैलाश कहाँ है? पिथौरागढ़ में। आदि कैलाश की खोज सबसे पहले किसने की थी? विपिन चंद्र ने। कब की थी? 1936 में की थी। 35 या 36, 1935-36। हाँ, आदि कैलाश। आदि कैलाश को जोलिंगकोंग और क्या कहा जाता है? ओम पर्वत भी कहा जाता है। यहाँ पे पार्वती ताल है समीप में। और कोई? हाँ, हाइट है इसकी 6191 मीटर ऊंचाई इस पर्वत की, कैलाश पर्वत। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, गुंजी दर्रा। गुंजी दर्रा राज्य के किस जनपद में है? पिथौरागढ़ के। पिथौरागढ़ और चीन के दर्रे। पिथौरागढ़ के प्रमुख दर्रों की बात कर रहा हूँ। पिथौरागढ़, चीन। ऊंटा जयंती, दारमा, मानस्या, नवीधुरा, गुंजी, लिपुलेख, ये सारे दर्रे हैं। और ये चमोली के साथ हैं। इसके ये है तिब्बत के साथ, चीन के साथ। चमोली के साथ है बाराहोती, मार्चयोग, टोपी धुंगा, लातू धुरा, इतने ही है ना। और इसके अलावा जो बागेश्वर के साथ है वो है ट्रेल पास। चंपावत के साथ है लास्पा दर्रा। पिथौरागढ़ ही पिथौरागढ़ के हैं दारमा, व्यास, सिनला, इसके अलावा जैती धुरा, क्योगाड़, खगिया सुन्ना, और जल्दी बताओ, घाट मिला। ये प्रमुख दर्रे हैं पिथौरागढ़ के। सभी के साथ मैंने बता दिए, आपने बता दिए मतलब। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, राज्य में किस महिला को मशरूम लेडी के नाम से जाना जाता है? दिव्या रावत को जाना जाता है। राज्य में महापाषाणकालीन समाधियों की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? इतालवी। और इतालवी ने इसकी पुष्टि की है कि 1856 में हेनवुड नाम का एक पुरातत्व खोजकर्ता था, हेनवुड ने खोज की थी महापाषाणकालीन समाधियों की। कहां? देवीधुरा, बाराही धाम। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 हो गया। क्वेश्चन नंबर 9, राज्य अंतर्गत जटागंगा नदी के किनारे 124 मंदिर समूह वाला मंदिर कौन सा है? जागेश्वर धाम। जल्दी जल्दी एक एक पॉइंट शुरू करेंगे। जागेश्वर धाम अल्मोड़ा में है। राज्य का सबसे बड़ा मंदिर समूह है सरयू की सहायक जटागंगा के तट पर है। सबसे प्राचीन मंदिर है। महामृत्युंजय मंदिर है इसमें सबसे प्राचीन। हाँ,
और जो महामृत्युंजय मंदिर है इसका जीर्णोद्धार किसने कराया था? विक्रमादित्य ने कराया था। इसको निर्माण किसने किया था जागेश्वर मंदिर का? शालिवाहन देव ने किया था। यहाँ पे विमानों का निर्माण किसने किया था? निम्बरदेव ने निर्माण किया था। कत्यूरी शासक था निम्बरदेव। इसके अलावा यहाँ पर जो सबसे बड़ा मंदिर है वो कौन सा है? दिनदेश्वर मंदिर है। किन दो नदियों के संगम पर है? जटागंगा और दूधगंगा इनके संगम पर है। जागेश्वर धाम को अन्य किस नाम से जाने जाता है? नागेश तीर्थ। और पांचवा धाम इस ये कहते हैं ना इसे नागे ज्योतिर्लिंग है यहाँ। इसके अलावा श्रावणी मेला लगता है यहाँ पे जागेश्वर धाम में। श्रावणी मेला लगता है। और बताइए। पुष्टि देवी मंदिर है, वल्लभी शैली में बना हुआ है यहाँ पर। यहाँ पर दो राजाओं ने चंद वंश के, एक तो दीपचंद दूसरा त्रिमल चंद की रजत मूर्तियां मतलब चांदी की मूर्तियां यहाँ पे हैं स्थापित। द्वार पर नंदी और स्कंदी की मूर्ति है। जगत चंद शासक हुआ, उसने सोने की जनेऊ चढ़ाई थी यहाँ पे। और जागेश्वर के पुरातत्व पर शोध बहुत बढ़िया। एमपी जोशी जिन्होंने लाखू उद्यान खोला था 1968 में, उन्होंने यहाँ पर लाखू जागेश्वर के पुरातत्व पर शोध भी किया है। और इसकी कमेटी का निर्माण 1914 में इसकी कमेटी का जागेश्वर कमेटी का निर्माण हुआ 1914 में। पांचवा धाम कहा जाता है उत्तराखंड का स्वदेश दर्शन योजना, केंद्र सरकार की प्रमुख योजना है, उसका हिस्सा है ये जागेश्वर धाम, जिसके तहत वृद्ध लोगों को पूरे देश के मंदिरों में घुमाया जाता है। वो है स्वदेश दर्शन योजना, तो उसके तहत। और राज्य का नागे ज्योतिर्लिंग हो गया है। दक्षिण मुखी हनुमान की मूर्ति है। और लकुलीश्वर मंदिर है, बहुत बढ़िया, लकुलीश्वर मंदिर और दक्षिण मुखी हनुमान। और हो गए। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है अगला। राज्य अंतर्गत जटागंगा हो गया। आलू किस भाषा का शब्द है? पुर्तगाली भाषा का शब्द है। एक बार जल्दी से बोलिए। कर्नल ने अलमारी से कमरे की अलमारी से आलू, गोभी, काजू, संतरा, पपीता, अनानास, अचार ये निकाला, रखा, अलमारी में रखा। और उसके बाद आलपिन वाली चाबी को आया को देकर तौलिया और फीता गमले के पास चला गया। ठीक है, ये सारे शब्द जो हैं पुर्तगाली भाषा के शब्द हैं। नेक्स्ट अगला सवाल है। हाल ही में हिमालयन पर्वतारोहण संस्थान उत्तरकाशी के कर्नल रजनीश जोशी ने भारतीय तटरक्षक बल की संयुक्त टीम के साथ किस एक चोटी को फतेह किया है? थिन चेन सांग नाम की सिक्किम में एक पर्वत चोटी है। थिन चेन सांग सिक्किम में पर्वत चोटी है। हमारा काम ये था इस क्वेश्चन से कि हिमालयन पर्वतारोहण संस्थान, नेहरू पर्वतारोहण संस्थान जिसे कहेंगे हम, हिमालयन नेहरू पर्वतारोहण संस्थान, ये इसके बारे में कुछ पॉइंट्स। नेहरू पर्वतारोहण संस्थान की स्थापना 14 नवंबर 1965 को उत्तरकाशी में इसकी स्थापना हुई। 1100 मीटर की ऊंचाई पर है। भागीरथी नदी के तट पर स्थित है। साहसे श्री प्रतिवसति इसका ध्येय वाक्य है। हर्ष बहुगुणा नाम की यहाँ पे छात्रवृत्ति दी जाती है। यहाँ पर हिमालयन संग्रहालय है एक, जिसकी स्थापना 1987 में की गई है। और यहाँ पर एक मेजर जॉन डायस मेमोरियल स्टोर भी है। मेजर जॉन डायस मेमोरियल स्टोर भी है यहाँ पे। और पहले पर्वतारोही राज्य के हरिश्चंद्र रावत 1965 एवरेस्ट फतह करने वाले। और बछेंद्री पाल यहीं की हैं, उत्तरकाशी की हैं। बछेंद्री पाल जो कि पहली महिला है भारत की या उत्तराखंड की भी कह लो, जिन्होंने सबसे पहले एवरेस्ट फतेह किया है। और कोई बात? चलो काफी कुछ है भाई। और कुछ है छूटा हुआ फिलहाल? चलो आगे बात करते हैं अगला। फिर नेहरू पर्वतारोहण संस्थान की स्थापना कब हुई थी? 14 नवंबर 1965 को। 12वां क्वेश्चन। 13वां क्वेश्चन नैनीताल स्थित प्रमुख तालों फिर करेंगे। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है। प्रसिद्ध कामाख्या देवी देश में कहां स्थित है? असम में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 15। हाल ही में राष्ट्रपति द्वारा किसे स्वास्थ्य सेवाओं में उत्कृष्ट योगदान के लिए नेशनल फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? उत्तराखंड की है पूजा परमार। फ्लोरेंस नाइटिंगेल लेडी विद द लैंप एक रचना है। लेडी विद द लैंप मतलब जो घायल सैनिक है उनके बेड पे जा जाके उनका उपचार करने वाली लेडी थी। तो देश की सबसे उत्कृष्ट जो नर्स होती हैं उनको हर साल ये पुरस्कार दिया जाता है। इस बार पूजा परमार को दिया गया है। नौगांव उत्तरकाशी की रहने वाली है। अगला क्वेश्चन है। उत्तराखंड में वन पंचायतों के गठन हेतु 1931 में कौन सी समिति गठित की गई थी? कैलाश चंद्र गहरोला समिति। 1931 कैलाश चंद्र गहरोला समिति। उत्तराखंड में वन पंचायतों का गठन हुआ था 1931 में।
राज्य में फॉरेस्ट ग्रीवेंस कमेटी का गठन कब और किसकी अध्यक्षता में हुआ था? पर्सी विंडम, पी विंडम की अध्यक्षता में 1921, 13 अप्रैल 1921 को पर्सी विंडम की अध्यक्षता में फॉरेस्ट ग्रीवेंस कमेटी की स्थापना हुई थी। राज्य में जंगल के विरोध में कई सारे आंदोलन हमेशा से चले आ रहे हैं, चाहे आप उसको कह लो आपका ये 1930 का तिलाड़ी कांड, रवाई कांड, वो भी जंगल पे अपने अधिकारों के संबंध में था, और आगे हम कई चिपको आंदोलन, ये आंदोलन हुआ, सारे जंगलों से ही संबंधित है आंदोलन। इसी के बीच में 1922 में एक पुस्तक निकालते हैं, एक रचना लिखते हैं, द फॉरेस्ट प्रॉब्लम ऑफ कुमाऊं। जीबी पंत की रचना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। द फॉरेस्ट प्रॉब्लम ऑफ कुमाऊं किसकी रचना है? जीबी पंत, 1922 में। ये इसी से संबंधित है, ये फॉरेस्ट ग्रीवेंस कमेटी। क्या ग्रीवेंसेस हैं, क्या परेशानियां हैं लोगों की वनों को के संबंध में, सरकार उनपे, उस तत्कालीन ब्रिटिश सरकार उन पर अपना कंट्रोल चाह रही थी, तो फॉरेस्ट ग्रीवेंस कमेटी इसलिए गठित की गई। और इसीलिए आप देखते हो 1930 में सविना अवज्ञा के समय में उत्तराखंड राज्य में सविना अवज्ञा किस रूप में मनाया जाता है? जंगलात कानून के विरोध में। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 18, मंदिरों के प्रबंधन संबंधी प्राविधान संविधान के किस अनुच्छेद में है? आर्टिकल 26 में है। आर्टिकल 26 दो में ज्यादा मुख्य रूप से, आर्टिकल 26 बी। क्वेश्चन नंबर 19, अंतर महाद्वीपीय परमाणु मिसाइल सरमत का संबंध किस देश से है? रूस की सरमत मिसाइल है ये, अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल है ना ये, या क्रूज मिसाइल है? क्या लिखा था? अंतर महाद्वीपीय परमाणु मिसाइल, चेक कर लेना भैया, बैलिस्टिक है या क्रूज है। तो इसका काम क्या है? ये अंतर महाद्वीपीय है, मतलब ये यूरोप और अमेरिका तक भी मार करने में सक्षम है सरमत मिसाइल। 35,000 किलोमीटर से भी ज्यादा दूरी तय कर सकती है सरमत मिसाइल, तो रूस की है, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है, वर्ष 1928 में ब्रिटिश अधिकारी सैंडर्स की हत्या में कौन शामिल था? भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, राजगुरु, सुखदेव। इसकी रूपरेखा किसने तैयार की थी? सुखदेव ने योजना बनाई थी। तो सैंडर्स की हत्या हुई थी। प्लान क्या था, किसको मारने का था? जेम्स स्कॉट का पीछा कर रहे थे वो, लेकिन जेम्स स्कॉट की गाड़ी में कौन दिखा? सैंडर्स, बेचारा सैंडर्स मारा गया। ठीक है, तो सैंडर्स की हत्या हुई। नेक्स्ट, अगला, लाहौर षड्यंत्र केस के तहत 23 मार्च 1931 को किसको फांसी हुई? भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु। वो फरार हो गए थे ना इसके बाद, इसके तुरंत बाद चंद्रशेखर आजाद फरार हो गए थे। तो ये हुआ था। वैसे लाहौर षड्यंत्र केस संसद पत्र बम वाला कांड था, जिसमें पब्लिक सेफ्टी और ट्रेड डिस्प्यूट दो बिल थे बहुत इंपॉर्टेंट। उनके विरोध में गूंगी बहरी सरकार को जगाने के लिए एक ऐसी मुर्गा छाप बम फेंक दिया वहां, तो लेकिन दुनिया डर गए वो लोग कि। तो इसके बाद क्या हुआ, उन्हें जीसी हिल्टन जो जज था उसने फांसी की सजा सुना दी। नेक्स्ट, हालांकि कभी ये मत मानना, मतलब वो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी और कई कुछ वो ड्रामा चलता रहता है कि उसमें पढ़े लिखे बनना और सही बात समझना कि गांधी जी ने क्या इनको बचाया नहीं था, ये हुआ वो बचा सकते थे। गांधी जी ने जो 11 सूत्री प्रस्ताव थे उसमें से एक प्रस्ताव ये भी तो था, ये प्रस्ताव भी था कि इनको छोड़ दिया जाए, ये राजनीतिक बंदी हैं, लेकिन इनको नहीं छोड़ा गया। वो पहले तो अंग्रेजों ने ऐसा किया, जो इरविन समझौता था उसके तहत उसने कहा हाँ हम मान लेंगे, लेकिन फाइनल जब आया वो निष्कर्ष, जब उसने जो जो बातें मानी उसमें कई राजनीतिक कैदियों को छोड़ दिया गया सिवाय इनके, और इनको फांसी हो गई। तो गांधी जी ने ऐसा नहीं है प्रयास नहीं किया था, गांधी जी ने प्रयास किया था, लेकिन ब्रिटिश हुकूमत ही इस तरह की थी उस समय पे। अगला क्वेश्चन है, जीसी हिल्टन ने फांसी दी थी। क्वेश्चन नंबर 22, खगोल विज्ञान में ग्रहों की गति संबंधी नियम किसने दिए थे? केपलर ने दिए थे। ग्रहों की गति के 3 नियम होते हैं। पहला नियम होता है दीर्घ वृत्ताकार कक्षाओं का, कि सूर्य के चारों ओर सभी ग्रह अपनी दीर्घ वृत्ताकार कक्षाओं में घूमेंगे। दूसरा नियम है क्षेत्रफल का नियम, एक समयांतराल में नियत क्षेत्रफल तय करेगा कोई भी ग्रह सूर्य के चारों ओर। जब घूमेगा, किसी सूर्य के चारों ओर घूमता है ना ग्रह, तो ये घूमेगा तो एक नियत समय, ऐसा नहीं होगा कि यहाँ पे तेजी से घूम गया फिर हल्के घूमेगा फिर तेज घूमेगा, ऐसा नहीं होगा। एक नियत समय अंतराल में एक नियत चाल से चलेगा वो। तीसरा नियम है, सबसे इंपॉर्टेंट नियम है आवर्तकाल का नियम, है ना, कि मतलब सूर्य से जिस ग्रह की दूरी जितनी अधिक होगी उसके सूर्य और उस ग्रह के बीच की दूरी को एक अगर काल्पनिक रेखा मान ले तो उसका स्क्वायर बराबर उसके द्वारा एक चक्कर लगाने में लगा समय का क्यूब। यही था, दूरी का स्क्वायर बराबर समय का क्यूब। ये सूर्य है, ये ग्रह है, तो इसके बीच की जितनी दूरी है इसके बीच की दूरी का वर्ग
उसके द्वारा सूर्य का एक चक्कर लगाने में लगा समय का क्यूब, इसलिए प्रोपोर्शनेट होंगे, मतलब ये समानुपातिक होंगे। ये है तीसरा नियम। तो केपलर के ग्रह गति के संबंधित 3 नियम है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। हाल ही में ईरान के विदेश मंत्री मिनाब 168 प्रदर्शित विमान से भारत आए। मिनाब 168 का क्या मतलब है? मिनाब 168 का मतलब है, मिनाब वो शहर है जहां ईरान में कितना फरवरी 28 फरवरी 2026, इस दिन को मत भूलना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये एग्जाम पर्सपेक्टिव से। 28 फरवरी किस दिन दागे गए थे ईरान में? रूस, यूएसए और इजराइल द्वारा कब टॉमाहॉक मिसाइल दागी गई और उसके तहत मिनाब शहर में 168 लड़कियां, 7 से 12 वर्ष की लड़कियां थी वो। यूनिसेफ ने भी इसमें दुख जताया है। यूनिसेफ जिसे वर्ष 1965 का नोबेल पुरस्कार मिला था, बच्चों के लिए काम करती है संस्था यूनिसेफ। यही अगला सवाल भी है। तो ये इसलिए प्रदर्शित था, मिनाब वो शहर था, 168 लड़कियां टॉमाहॉक मिसाइल से मारी गई थी, तो ये प्रदर्शित कर रहा था ये। क्वेश्चन नंबर 24 हो गया। इसको 1965 में गांधी शांति पुरस्कार कब मिला यूनिसेफ को? 1989 गांधी शांति पुरस्कार। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25। हाल ही में किस देश ने फतेह 4 नाम की क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? पाकिस्तान ने सफल परीक्षण किया फतेह 4 मिसाइल का।